तो अगर आपने भी एंड गेम मूवी के बाद मार्वल मूवी देखना छोड़ दिया और डूम्सडे मूवी देखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में आपको वो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा जो आपको डूम्सडे देखने के लिए ज़रूरी है। और अगर आपने मार्वल को पूरी तरीके से फॉलो किया है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो, आपका एक अच्छा खासा रिकैप हो जाए। तो शुरू करते हैं। एंड गेम के इमीडिएटली बाद दुनिया द ब्लिप के आफ्टर मैच से रिकवर करने की कोशिश कर रही थी। हाफ पॉपुलेशन 5 साल के लिए गायब हो गई थी और अचानक फिर से वो वापस आ गई, एक ऐसी दुनिया में जो उनके बिना आगे बढ़ चुकी थी। वांडा विजन पहला प्रोजेक्ट था जिसने आफ्टर मैच को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर किया। विजन को लूज करने की ग्रीफ में वांडा मैक्सिमोव ने वेस्ट व्यू नाम की एक टाउन में एक फेक रियलिटी क्रिएट कर दी, जहां वो और विजन हैप्पीली एक साथ रहते थे। पूरा टाउन एक सिटकॉम स्टाइल इल्यूजन में ट्रैप हो गया जो अलग अलग टेलीविजन एरास के साथ इवॉल्व होता रहा। इसी सीरीज में वांडा की 2 पावर्स रिवील हुई एज स्कारलेट विच, और इसी में एक और कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया, अगाथा हार्कनेस, एक विच जो सीक्रेटली मैनिपुलेट कर रही थी वांडा को। वो वांडा की पावर्स को लेना चाहती थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसी शो ने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी का ग्राउंड वर्क सेट किया बाय शोइंग की ग्रीफ वांडा को कितना डेंजरस बना सकता है। अब बात करते हैं फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की। इस शो ने दिखाया कि स्टीव रॉजर्स के बाद कैप्टन अमेरिका की लेगेसी का क्या हुआ। सैम विल्सन शील्ड एक्सेप्ट करने को लेकर स्ट्रगल कर रहा था, जबकि बकी बांस अपने विंटर सोल्जर पास्ट को फिक्स करने की कोशिश कर रहा था। सीरीज ने रिवील किया कि यूएस गवर्नमेंट सीक्रेटली सुपर सोल्जर सीरम रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही थी। जब सैम ने शील्ड को रिजेक्ट कर दिया तो जॉन वॉकर को न्यू कैप्टन अमेरिका बनाया गया, लेकिन वॉकर मेंटली अनस्टेबल हो गया और उसने पब्लिक में एक इंसान को बुरी तरीके से मार दिया। फिनाले तक सैम कैप्टन अमेरिका के रोल को एक्सेप्ट कर लेता है वकांडन सूट के साथ, और यही डायरेक्टली कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी को सेटअप करती है। फिर आया लोकी और यहीं से एमसीयू ट्रूली मल्टीवर्स टेरिटरी में एंटर करता है। एंड गेम के टाइम हाइस्ट में जो 2012 वाला लोकी टेज़रेक्ट लेकर एस्केप हो गया, उसे टीवीए ने कैप्चर कर लिया, यानी कि टाइम वेरियस अथॉरिटी। टीवीए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सीक्रेट टाइमलाइन को मॉनिटर करती है। लोकी को पता चलता था कि टीवीए एक्चुअली ही हू रिमेन्स नाम के कैंग वेरिएंट ने बनाई थी, जिसका पर्पस था मल्टीवर्स वॉर को रोकना बाय प्रूनिंग अल्टरनेट टाइमलाइंस। लेकिन जब लोकी और सिल्वी सीजन 1 के एंड में ही हू रिमेन्स को मार देते हैं, तब मल्टीवर्स ऑफिशियली ब्रेक हो जाता है। इन्फिनिट टाइमलाइंस ब्रांच बनने लगती हैं और इन्फिनिट कैंग वेरिएंट्स एग्जिस्ट करने लग जाते हैं। सीजन 2 के एंड में लोकी अल्टीमेट सेक्रीफाइस करता है। वो सीखता है कि सेल्फलेस होना क्या होता है। वो टाइम के सेंटर में बैठकर अपनी पावर से सारी टाइमलाइंस को होल्ड करता है और मल्टीवर्स का एक लिविंग कोर बन जाता है। इसी वजह से लोकी अब एमसीयू का सबसे मोस्ट पावरफुल बींग्स में से एक बन चुका है। ब्लैक विडो मूवी ने नताशा के पास्ट को एक्सप्लोर किया और येलेना बेलोवा को इंट्रोड्यूस किया। पोस्ट क्रेडिट सीन में वेलेंटिना येलेना को क्लिंट बार्टन के अगेंस्ट मैनिपुलेट करती है, जो डायरेक्टली हॉकाई सीरीज को सेटअप करता है। हॉकाई शो में क्लिंट बार्टन अपनी रोनिन आइडेंटिटी के कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहा है और केट बिशप को न्यू हॉकाई बनने के लिए ट्रेनिंग देता है। येलेना इनिशियली नताशा के डेथ के लिए क्लिंट को ब्लेम करती थी, लेकिन बाद में दोनों अंडरस्टैंड करते हैं कि वो नताशा की अपनी मर्जी थी। अब आते हैं सांग-ची मूवी पे। इस मूवी ने सांग-ची को इंट्रोड्यूस किया, जो वेनवू का बेटा था। वेनवू एक 10 रिंग ऑर्गेनाइजेशन का लीडर था, जो फर्स्ट आयरन मैन मूवी से ही सीक्रेटली एग्जिस्ट करता है। मूवी ने रिवील किया कि 10 रिंग एक्चुअली एंशिएंट एलियन टेक्नोलॉजी है। अब इस मूवी की स्टोरी ज्यादा इंपैक्ट नहीं करती है मेन एमसीयू को, लेकिन इसका पोस्ट क्रेडिट सीन इंपॉर्टेंट है। इस सीन में हमें देखने को मिलता है वोंग, कैप्टन अमेरिका और ब्रूस बैनर सब मिलकर 10 रिंग्स को एनालाइज कर रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि 10 रिंग्स कहीं सिग्नल भेज रही है। हालांकि इसे अभी तक एमसीयू में कंफर्म नहीं किया गया कि ये सिग्नल कहाँ है, लेकिन रूमर्स आ चुके हैं कि ये सिग्नल डॉक्टर डूम को जा रहे हैं। और इस मूवी ने यह भी एस्टैब्लिश कर दिया कि सांग-ची एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है डूम्सडे मूवी के लिए। अब आते हैं इटर्नल पे। इस मूवी ने रिवील किया कि सेलेस्टियल द्वारा क्रिएट किए गए इमॉर्टल एलियंस हजारों सालों से अर्थ पे रह रहे हैं। ब्लिप के बाद इनफ एनर्जी जनरेट हुई जिसे सेलेस्टियल तियामुत अर्थ के कोर से इमर्ज करने वाला था। इटर्नल को चूज करना था कि अर्थ को डिस्ट्रॉय होने देना है या अपने क्रिएटर्स के अगेंस्ट जाना है। उन्होंने अर्थ को सेव करना चूज किया और तियामुत का जाइंट स्टोन बॉडी इंडियन ओशन में परमानेंटली रह गया। और ये डायरेक्टली कनेक्ट करता है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मूवी से, जहां रिवील होता है कि तियामुत की बॉडी में एडमेंटियम है। ये वही मेटल है जिसे वुल्वरीन के क्लॉज बने हैं। अब ये मूवी तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन जिसका पोस्ट क्रेडिट सीन है वो सैम के कैरेक्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में सैम मिलता है लीडर से, जहाँ पे लीडर उसे वार्निंग देता है। वो उसे बताता है कि मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है कि मल्टीवर्स के लोग आ रहे हैं। वो डायरेक्टली बोलता है कि अदर्स आ रहे हैं, जहाँ पे सैम को ये रियलाइज होता है पहली बार कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है। और यहीं से सैम का कैरेक्टर अवेंजर्स डूम्सडे मूवी के लिए सेटअप होता है। वो उस मूवी में एक टीम को लीड करेगा और जल्द से जल्द अवेंजर्स टीम बनाएगा। अब आते हैं स्पाइडरमैन पे। फार फ्रॉम होम और नो वे होम ने पीटर की लाइफ पूरी तरीके से चेंज कर दी। फार फ्रॉम होम में पीटर टोनी स्टार्क के डेथ को हैंडल कर रहा था, जबकि मिस्टीरियो टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी का मिसयूज करके स्पाइडरमैन को लोगों की नज़र में विलन बना देता है और सबको बता देता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। फिर नो वे होम में पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से रिक्वेस्ट करता है कि सब लोग ये भूल जाएं कि स्पाइडरमैन वही है, लेकिन क्योंकि पीटर बार बार स्पेल में चेंजेस करा रहा था, इससे स्पेल गलत हो जाता है और दूसरे यूनिवर्स के विलन और स्पाइडरमैन इस एमसीयू के अंदर आ जाते हैं, इंक्लूडिंग टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन। मूवी के एंड में पीटर सेक्रीफाइस करता है। पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से बोलता है कि मेक एवरीवन फॉरगेट पीटर पार्कर, सब लोग भूल जाए कि पीटर पार्कर कौन है। उसके बाद पूरी दुनिया पीटर को भूल जाती है। मूवी के एंड में पीटर अलोन रहता है, बिना फ्रेंड्स, बिना किसी फैमिली के। नहीं उसके पास कोई टेक है, ना ही कोई आइडेंटिटी, लेकिन वो फिर भी स्पाइडरमैन बना रहता है। इसके बाद कुछ एनिमेटेड शोज भी आए हैं, जैसे कि व्हाट इफ, लेकिन व्हाट इफ और मार्वल ज़ॉम्बी जैसे शोज मेन यूनिवर्स में नहीं है।
ये एमसीयू का अल्टरनेट टाइमलाइन की स्टोरी को एक्सप्लोर करता है, तो इससे डूम्सडे मूवी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आते हैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी पे। मूवी में वांडा अमेरिका चावेस को हंट कर रही थी। अमेरिका चावेस के पास यूनिवर्स के बीच ट्रैवल करने की पावर थी। वांडा उसकी पावर चुराना चाहती थी ताकि वो परमानेंटली एक ऐसे यूनिवर्स में जा सके जहां उसके बच्चे एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं। वांडा विजन में जो उसने फैमिली क्रिएट की थी वो फेक रियलिटी थी, और जब वो रियलिटी खत्म हुई उस रियलिटी के साथ उसके बच्चे भी खत्म हो गए। बाद में फिल्म ने रिवील किया कि डार्क होल्ड एक डेंजरस मैजिकल बुक है जो वांडा को करप्ट कर चुका है। अमेरिका चावेस को बचाने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीपल यूनिवर्स में ट्रैवल करता है, जहाँ पे वो मिलता है अर्थ 838 के इल्यूमिनाटी से, और वहीं पर वांडा भी आ जाती है जहाँ पे वो सबको ब्रूटली मार देती है। एंड में वांडा को रियलाइज होता है कि वो गलत थी और वो डार्क होल्ड की हर कॉपी को डिस्ट्रॉय कर देती है अक्रॉस द मल्टीवर्स, और माउंट वांडागोर को कोलैप्स करके खुद को सेक्रीफाइस कर देती है। अब वांडा यहाँ पे मरी है कि नहीं मरी है ये हमें बाद में पता चलेगा, अभी तक इसका कोई जवाब नहीं मिला है। अब आते हैं थॉर लव एंड थंडर मूवी पे। थॉर ब्रीफली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ ट्रैवल कर रहा था, लेकिन जब गॉर द गॉड बुचर्स यूनिवर्स भर में गॉड्स को मारना शुरू करता है तब थॉर वापस एक्शन में आता है। जेन फॉस्टर रिपेयर्ड म्योनीर के साथ माइटी थॉर बन जाती है, लेकिन हैमर उसे स्लोली किल कर रहा था क्योंकि वो कैंसर से सफर कर रही थी। फिल्म में थॉर कई सालों बाद इमोशनली ओपन होना सीखता है। एंड में जेन की डेथ हो जाती है। थॉर गॉर को बताता है कि गॉड्स को मारने से ज़्यादा तुम्हें अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए, तुम ये मांगो कि तुम्हारी बेटी जिंदा हो जाए, और वो जिंदा हो जाती है। गॉर के मरने के बाद थॉर उसकी बेटी को अडॉप्ट कर लेता है, अपनी बेटी की तरह पालना शुरू कर देता है। अब आते हैं वकांडा फॉरएवर पे। इस मूवी ने टिचाला की डेथ और वकांडा के ग्रीफ को एक्सप्लोर किया। नेमोर और अंडर वाटर नेशन तालोकन सरफेस वर्ल्ड के वाइब्रेनियम सर से थ्रेटन फील करते हैं और कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। इवेंचुअली सूरी न्यू ब्लैक पेंथर बन जाती है और वकांडा और तालोकन के बीच अलायंस फॉर्म करती है। अब आते हैं आंट मैन क्वांटमेनिया पे। ये मूवी ओरिजिनली कैंग द कॉन्करर को मल्टीवर्स सागा का मेन विलन इस्टेब्लिश करने वाली थी। मूवी में कैंग क्वांटम रियल में ट्रैप था क्योंकि दूसरे कैंग वेरिएंट्स ने उसे डेंजरस समझकर एग्जाइल कर दिया था। स्कॉट लैंग इस वर्जन के कैंग को डिफीट कर देता है, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में रिवील करता है कि काउंसिल ऑफ कैंग मल्टीवर्स के अक्रॉस एग्जिस्ट करती है, यानी कैंग लिटरली हर जगह था। लेकिन 2023 में जोनाथन मेजर से कंट्रोवर्सी के बाद मार्वल ने पूरे यूनिवर्स का डायरेक्शन चेंज कर दिया। 2024 में अनाउंस किया कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर और डॉक्टर डूम प्ले करेंगे। अब कैंग डायनेस्टी डूम्सडे मूवी बन चुकी थी। अब आते हैं गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 3 मूवी पे। मूवी ने गार्डियंस टीम को इमोशनली कंक्लूजन दिया। फिल्म ने रॉकेट के ट्रॉमेटिक ओरिजिन को एक्सप्लोर किया, जहां हाई एवोल्यूशनरी नाम का एक साइंटिस्ट जेनेटिक एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू परफेक्ट सोसाइटी क्रिएट करना चाहता था। एंड में गार्डियंस रॉकेट्स को सेव करते हैं और एक्सपेरिमेंट को रोकते हैं, और फिर सारी टीम अलग हो जाती है। गमोरा रावेजर्स के साथ चली जाती है, मेंटिस खुद को डिस्कवर करने निकल पड़ती है, ड्रैक्स और नेबुला रेस्क्यूड चिल्ड्रन को रेस करने के लिए रुक जाते हैं, और पीटर क्विल अर्थ पे वापस आ जाता है। ये एमसीयू की मोस्ट कंसिस्टेंट टीम के लिए एक इमोशनल क्लोजर था। अब आते हैं दी मार्वल्स मूवी पे। मूवी में कैप्टन मार्वल, मोनिका रैम्बो और मिस मार्वल एक साथ आ जाते हैं जब उनकी पावर इंटेंगल्ड हो जाती है। जब भी वो अपनी पावर एबिलिटीज को यूज करते हैं वो एक दूसरे के साथ प्लेसेस स्विच कर लेते हैं। फिल्म कैरल डैनवर्स के पास्ट एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सप्लोर करती है। मिड क्रेडिट सीन में मोनिका एक अल्टरनेट यूनिवर्स में फंस जाती है जहां वो बीस्ट को देखती है, फॉक्स एक्समैन यूनिवर्स वाला बीस्ट, और अपनी डेड मदर के वेरिएंट को भी देखती है। ये पहली बार था जब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एक्समैन को दिखाया गया। यहीं से एक्समैन क्रॉसओवर एलिमेंट प्रॉपर्ली सेटअप होने लगता है। अब आते हैं सीक्रेट इन्वेजन शो पे। इस शो ने रिवील किया कि स्क्रल्स सालों तक धरती पर इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे। गवर्नमेंट और शील्ड के कई हाई रैंकिंग ऑफिशियल सीक्रेटली स्क्रल इंपोस्टर निकले। निक फ्यूरी क्राइसिस हैंडल करने के लिए वापस आता है, लेकिन सीरीज दिखाती है कि वो अपने एज को लूज कर चुका है। सबसे शॉकिंग रिवील ये था कि रोडी सिविल वॉर से ही स्क्रल था, मतलब जिस रोडी को हमने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में देखा वो रियल नहीं था, वो एक स्क्रल था। शो के एंड में फ्यूरी इन्वेजन स्टॉप कर देता है, लेकिन पूरी दुनिया एलियंस के एग्जिस्टेंस के बारे में जान जाती है। लोकी सीजन 2 फर्दर एक्सप्लोर करता है फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी का कॉन्सेप्ट। एंड में लोकी ही हू रिमेन्स की जगह ले लेता है। अब आते हैं अगाथा ऑल अलोंग पे। शो में अगाथा हार्कनेस एक कवन को असेंबल करती है और विच रोड पर पावर्स की सर्च में निकलती है। शो रिवील करती है वांडा का बेटा बिली मैक्सिमोफ एक्चुअली री इनकारनेट होकर बिली कैप्टन बन चुका है और वो अपने भाई टॉमी को ढूंढ रहा है। यहीं से यंग एवेंजर्स का फ्यूचर बिल्ड होना शुरू होता है। अब आते हैं डेडपुल 3 की तरफ। ये मूवी ऑफिशियली फॉक्स एक्समैन यूनिवर्स को एमसीयू में ले आती है। डेडपुल टीवीए के थ्रू एक वेरिएंट वुल्वरीन के साथ टीम अप करता है ताकि अपनी टाइमलाइंस को प्रूव होने से बचा सके। ये मूवी फॉक्स मार्वल मूवीज के लिए एक फेयरवेल था। ये मूवी मल्टीवर्स को एक्सपेंड करने के ब्रिज की तरह काम करती है। मूवी क्लियरली स्टैब्लिश करती है कि फॉक्स टाइमलाइंस अभी भी एग्जिस्ट करती हैं और एमसीयू के साथ इंटरैक्ट कर सकती हैं। अब आते हैं थंडरबोल्ट मूवी पे। मूवी में एंटी हीरोज की एक टीम असेंबल होती है, इंक्लूडिंग एलेना, बकी, यूएस एजेंट घोस्ट और टास्क मास्टर। वैलेंटीना सीक्रेटली उन्हें मैनिपुलेट कर रही होती है और इसी फिल्म में बॉब रेनॉल्ड यानी सेंट्री इंट्रोड्यूस होता है, जो मार्वल के सबसे पावरफुल और अनस्टेबल हीरोज में से एक है। एंड में वैलेंटीना उन्हें न्यू एवेंजर्स बना देती है और अब ये सारी स्टोरी लाइन्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। इसके बाद आते हैं फैंटास्टिक फोर मूवी पे। ये एक यूजुअल फैंटास्टिक फोर मूवी थी। मूवी की स्टोरी काफी सिंपल थी, जहाँ पे गैलेक्टस उनके प्लेनेट को खाने आता है।
लेकिन लास्ट में वो गैलेक्टस को टेलीपोर्ट कर देते हैं। लेकिन ये मूवी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सेट करती है। ये पूरी स्टोरी एक दूसरे यूनिवर्स में थी और यहाँ पे हमें ये भी बताया जाता है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड पैदा हो चुका है। इसका पोस्ट क्रेडिट सीन डूम्सडे को लीड करेगा। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन से मिलने आया है। अब डूम्सडे एक ऐसा इवेंट है जो अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, एक्स-मैन, मल्टीवर्स हीरोज को एक साथ लेकर आएगा डॉक्टर डूम के अगेंस्ट। सारे थ्रेड सब कनेक्ट हो रहे हैं। स्टीव रॉजर्स के पास में जाना, लोकी का टाइमलाइन होल्ड करना, एडमेंटियम का इंट्रोडक्शन, फॉक्स यूनिवर्स का रिटर्न, ये सब एक चीज बिल्ड कर रहा है, मल्टीवर्स कोलाइजन। इन्फिनिटी सागा सिर्फ 6 स्टोन्स कलेक्ट करने की स्टोरी थी, लेकिन मल्टीवर्स सागा हर यूनिवर्स के कोलाइजन और पॉसिबल डिस्ट्रक्शन की स्टोरी है। अब तुमने ये तो जान लिया कि कौन कौन से सीन डूम्सडे मूवी को सेटअप कर रहे हैं। अब अगर ये जानना चाहते हो कि क्यों न्यू सुपर हीरो मूवीज ओल्ड सुपर हीरो मूवी जैसे रियलिस्टिक नहीं लगती हैं, तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करो। और क्या तुम्हें ये पता है कि टोनी स्टार्क ने ऑलरेडी स्पाइडरमैन की जर्नी को प्रेडिक्ट कर लिया था? अगर ये जानना है तो राइट वाली वीडियो क्लिक करो। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को हाइप कर देना।